आ जाओ अपन एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नया, SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन चैप्टर नंबर 58 TMH का। इसको समझने के लिए पहले ढंग से अपन को समझना पड़ेगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो अपन पहले ही कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। तो ये बिल्कुल हूबहू उसकी ट्रू कॉपी है, ओनली 1% डिफरेंस है। तो पहले उसको देख लो, मतलब NHRC को देख लो पहले, है ना, उसके बाद ये वीडियो देखना आप। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अब देखो पहले लाइन में समझ में आ जाएगा। SHRC की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, जिसके तहत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई थी। जो एक्ट था 1993 का, जिसके तहत स्थापना हुई थी अपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की 12 अक्टूबर 1993 की, 12 अक्टूबर 1993, उसके तहत ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बने। कहने का मतलब कंट्रोलिंग एक्ट कॉमन है इसलिए बोला कि पहले उसको देख लो, पुराना वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो। दायरा, एक तो स्टेट लिस्ट के विषय और सेकंड कॉन्करेंट लिस्ट के जो विषय हैं वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नहीं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के दायरे में रहते हैं। 7th शेड्यूल में अपन को पता है 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट। तो यूनियन पे काम करता है, यूनियन लिस्ट के विषयों पे काम करता है NHRC, और स्टेट और कॉन्करेंट पे काम करता है SHRC, ये बता रहे हैं। फिर दूसरे दायरे में नहीं आते कौन से केस? जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऑलरेडी कंसिडरेशन में है, वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के कंसिडरेशन में नहीं आएंगे। भाई एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। ये यूनियन टेरिटरी में कार्य केंद्र सरकार सौंप देती है किसी भी राज्य मानवाधिकार आयोग को। भाई राज्यों के तो राज्य काम करेंगे, फिर केंद्र शासित प्रदेश यूटीज में क्या होगा? भाई आज भारत में आज की तारीख में 28 राज्य, 8 यूटी हैं। तो यूटीज में क्या होता है? केंद्र सरकार किसी भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को सौंप सकती है। ऐसा नहीं है कि जैसे अंडमान निकोबार का कलकत्ता हाईकोर्ट लगता है तो कलकत्ता को ही सौंपा जाए यूटी, अंडमान निकोबार यूटी का कार्यभार किसी को भी सौंप सकती है ना, ये डिपेंड करता है केंद्र सरकार पे। दिल्ली का जो कार्यभार है वो NHRC देखता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है? 1+2, ये कॉमन है सभी के अंदर, सभी राज्यों में 1+2, एक चेयरमैन और 2 अपने मेंबर्स। चेयरमैन जो होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का, चेयरमैन जो होता है ह्यूमन राइट कमीशन का कौन होता है? वो हाई कोर्ट का एक्स चीफ जस्टिस या एक्स जज, है ना। कहने का मतलब क्या है कि चेयरमैन के रूप में सिर्फ एक्स ही पद पे रहते हैं। ये 2019 में अमेंडमेंट हुआ, 2 अमेंडमेंट हुए इस 93 वाले एक्ट में, 6 में और 19 में, ठीक है। 1996 और 2006 और 2019 के अंदर 1993 एक्ट वाले में 2 अमेंडमेंट हुआ अभी तक, ठीक है। 2006 के अंदर हुआ पहला और दूसरा 2019, ठीक है। तो 2019 वाला है, उसके तहत ये है। पहले क्या था? केवल एक्स चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस को ही ये अथॉरिटी थी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के रूप में। आज ये हाईकोर्ट के एक्स जज को भी ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ देखो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो गया था? सुप्रीम कोर्ट एक्स चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट एक्स जज, और एक्स जज वाली जो है सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी, NHRC के मामले में भी ये 2019 के अमेंडमेंट से ही पॉसिबल हुआ है। मेंबर्स, ठीक है। अब मेंबर्स अपन देखते हैं, यहाँ पे मेंबर्स अपन को पता है 2 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ जो यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है ना, ये क्या है? ये इनके बीच में और है, यहाँ पे और, ये और कहने का मतलब M1 क्या हो सकता है? ये M1 है दोनों। M1 कौन हो सकता है? हाई कोर्ट का एक्स या प्रेजेंट जज। अब देखो एक कन्फ्यूजन होगा आपको एक्स एंड प्रेजेंट में, तो देखो क्या ध्यान रखना है, मैं जूम कर देता हूँ। क्या ध्यान रखना है? ध्यान इतना सा रखना है कि जब चेयरमैन की बात होगी ना, तो चेयरमैन में ओनली एक्स आएगा, ठीक है ना। और वो एक्स कौन हो सकता है? या तो एक्स CJ हो सकते हैं या एक्स जज हो सकते हैं। और मैंने NHRC में आपको क्लू याद कराया था कि प्रेजेंट को चेयरमैन का चार्ज इसलिए नहीं दे सकते अपन कि अगर ऐसा कर देंगे तो उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, ऐसा मैंने आपको याद कराया था क्लू से। तो चेयरमैन के रूप में ध्यान रखना है, मेंबर के रूप में ही प्रेजेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो M1 कौन हो सकता है SHRC के अंदर? हाई कोर्ट का एक्स या प्रेजेंट जज, ये जज जो आ रहा है ना, ये जज एक्स या प्रेजेंट, और DJ जिसको मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। M1 M2 क्या है? ये M2 है। तो चाहे से आप यहाँ 2 हटा देना, इसको 2 कर लो ऐसे। सेकंड क्या है? व्यक्ति जिसको ह्यूमन राइट फील्ड के अंदर स्पेशल विशेष अनुभव हो, स्पेशल एक्सपीरियंस हो, ठीक है। ये जो अगर SHRC से क्वेश्चन आता है तो ये इस लाइन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। कंपोजिशन, ठीक है। तो कंपोजिशन हूबहू है, वैसे वहाँ की जगह सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट कर दिया, बाकी हूबहू है NHRC का, ठीक है। फिर चेयरमैन प्लस मेंबर अपॉइंटेड बाय कमेटी, कमेटी को हेड करते हैं गवर्नर,
मतलब अपॉइंट मतलब चेयरमैन प्लस मेंबर जो है ये अपॉइंट करते हैं गवर्नर, अब गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं और गवर्नर को सिफारिश देती है एक रिकमेंडेशन कमेटी, उस रिकमेंडेशन कमेटी के आधार पर गवर्नर अपॉइंट करते हैं। फिर इस रिकमेंडेशन कमेटी में कौन कौन होता है, ये जानने वाली बात है। तो बिल्कुल वो सेंटर वाले NHRC की तरह ही काम कर रहा है। क्या, जैसे अपन को पता है कि भाई सबसे पहले CM, भाई गवर्नर एग्जीक्यूटिव तो अपॉइंट कर दिया, फिर CM जो उस रिकमेंडेशन कमेटी में कौन होगा, CM होएगा, ठीक है। विधानसभा का स्पीकर होगा और HM होगा, होम मिनिस्टर। तो CM और HM तो दो ही हो गए और स्पीकर हो गया, ठीक है। अब अगर हाउस में उस स्टेट के अंदर सॉरी पहले ये चार ये ले लो, HM मतलब CM और HM स्पीकर, और हाउस के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन। और यदि उस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर LOO क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष का नेता। तो ऐसे करके 6 जने हो गए। तो 4 तो होते ही होते हैं क्योंकि हर स्टेट के अंदर विधानसभा है अगर, और फिर जिन 6 राज्यों के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है तो वहाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। अपने यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 6 राज्य हैं जिनके अंदर अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल है। टेन्योर क्या होता है, टेन्योर क्या होता है, 370, ठीक है। 370 3 साल या 70 साल एज जो भी पहले हो जाए, ठीक है ना, सेम एज, ठीक है। तो NHRC और SHRC के जो चेयरमैन और मेंबर्स हैं उनका टेन्योर दोनों का सेम है 370, ठीक है ना। ये 2019 वाले अमेंडमेंट से ये है, अर्लियर 570 था तो 5 को घटा के अब 3 साल कर दिया गया, एज वही है 70। रीअपॉइंटमेंट, यस, रीअपॉइंटमेंट कैसे, मेंबर के रूप में रीअपॉइंट हो सकता है, मेंबर चेयरमैन के रूप में रीअपॉइंट हो सकता है, और चेयरमैन के रूप में रीअपॉइंट हो सकता है। आफ्टर रिटायरमेंट कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते। रिमूव्ड बाई राष्ट्रपति, ना कि गवर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है इसका। अपॉइंट करते हैं गवर्नर, लेकिन रिमूव कौन करता है, SHRC के चेयरमैन और मेंबर को राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ठीक है। बेसिस क्या है, सेम है NHRC जो बेसिस है वो 6 बेसिस हैं। अब जब हटाता राष्ट्रपति इसलिए बेसिस भी सेम ही रखे गए हैं। सबसे पहला बेसिस क्या, प्रूव्ड मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी, ठीक। अगर ये यदि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी हटाने का ग्राउंड होता है तो राष्ट्रपति मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं, सुप्रीम कोर्ट फिर राय देते हैं राष्ट्रपति को, जो कि बाइंडिंग होती है राष्ट्रपति को। सिर्फ इसी वाले मामले में यदि हटाने के कारण प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है तो, ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली जाती है तो बाइंडिंग होती है एडवाइस। फिर ये बाकी जो 5 रीज़न है इनमें सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। पहला रीज़न क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट, मतलब अब यूँ समझ लो। दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट और इंसॉल्वेंसी, एम्प्लॉयमेंट गेन कर लिया कहीं पे भी, इंस्टॉलमेंट 3 महीने तक प्रिंसिपल और ब्याज नहीं चुकाया, अनेबल हो गए फिजिकल या मेंटल या फिजिकली अनेबल, अनहेल्दी और सेंटेंस्ड इम्प्रिजनमेंट बाय एनी कोर्ट, ठीक है ना। तो ये NHRC मैंने समझाया था, वैसा का वैसा है। पहला हो गया प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, सेकंड एम्प्लॉयमेंट, अगला कॉलम क्या है, ग्रुप क्या है, एम्प्लॉयमेंट और इंस्टॉलमेंट, चौथा और 5वां हो जाएगा अपने अनेबल, मतलब अनेबल, अन से अनेबल और अन से अनहेल्दी, और लास्ट वाला सेंटेंस्ड इम्प्रिजनमेंट। सैलरी एंड सर्विस कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। बस सेंटर का क्या रोल है, आपने देखा हटाने में, रिमूवल के अंदर, ठीक। ह्यूमन राइट कोर्ट्स भी बनाए गए हैं अपने संबंधित राज्यों के अंदर। किस एक्ट में मेंशन है, वही 1983 वाला प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जो है उसी के तहत। फिर एस्टेब्लिश लेवल है जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर परमिशन किसकी, संबंधित हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की परमिशन से ये ह्यूमन राइट कोर्ट्स बनाए जाते हैं। लोक अभियोजक मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है इनके अंदर, जिनको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है ऐसे एडवोकेट्स, ठीक है, को पब्लिक प्रोसिक्यूटर का दर्जा दिया जाता है ऐसे ह्यूमन राइट एक्ट्स में, कोर्ट्स में। फिर अपन देखते हैं राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर लें भाई, जब हर में बना है तो अपने भी है बिल्कुल। 18 जनवरी 1999, 18 जनवरी 1999, देखो 18 और 19, 11-19 यूँ ऐसे, फिर 9 आ गया तो 9 ऐसे अपन को चलाना है इसको। और सेंटर वाला अपन क्या देखा था 12 अक्टूबर 1993। किस एक्ट के तहत, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, जिसके तहत NHRC की स्थापना हुई 1993, ठीक है ना। इसके चैप्टर 5 के सेक्शन 21 में मेंशन है, सेक्शन 21 में मेंशन है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का, जो भी अपन ऊपर टॉपिक देखा। इसका एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं, राजस्थान 18 जनवरी 1999। प्रेजेंट में हेड कौन है राजस्थान के अंदर, GK व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास, राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन के। मेंबर होते हैं इसके अंदर 2, जैसे अपन देखा ना 1+2 का स्ट्रक्चर होता है।
एक मेंबर है अपने झाला और दूसरे गोयल। झाला कौन है? रामचरण झाला एंड गोयल इज महेश गोयल जी। ये अपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का नहीं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की अपन ने बात करी है, राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। फिर देखो एक ये मैंने आपको वैसे बीच बीच के अंदर ये चीज़ बता दी, लेकिन अब जैसे वापस एक जगह बताता हूँ कि 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ, सन 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें मेजर चेंजेस क्या हुए एनएचआरसी और एचएसआरसी के अंदर। तो देखो एनएचआरसी हेड क्या हुआ कि आल्सो सुप्रीम कोर्ट एक्स जज, जो अर्लियर पहले केवल सुप्रीम कोर्ट का एक्स चीफ जस्टिस एलिजिबल था। एसएचआरसी के अंदर क्या हुआ? आल्सो हाई कोर्ट एक्स जज, पहले अर्लियर ओनली हाई कोर्ट एक्स सीजे एलिजिबल होता था। फिर एनएचआरसी के मेंबर्स जो है ना 2 से बढ़ा के 3 कर दिए गए। ये कौन है? जो मैंने बताया था भाई, उस मैंने आपको ऊपर बताया था कि अपन एनएचआरसी की बात करते हैं तो 1+6 की वो बात थी उसके अंदर। तो जो 6 की जो बात थी तो उसके अंदर अपन देख रहे हैं M345, ठीक है ना, 1+5। देखो ये मैं बात कर रहा हूँ M345 जो मैंने बताया था ना, एक मिनट, हाँ, कंपोजिशन 1+5 थोड़ी एनएचआरसी का ये जो थे ना 345, ये पहले जो थे ये 2 ही थे, इनको बढ़ा के 3 कर दिए गए। ठीक है ना, M345 पहले 3-4 थे, अब 3-4-5 हो गए। ठीक है, तो 1+5 अपने एनएचआरसी का कंपोजिशन, उसमें M2, M3, M4, M3, M4, M5 पहले 2 ही थे, M3 और M4, अब M5 हो गए। इनके अंदर एक फीमेल होना मस्ट है, और जिसको इन 3 M3, 4, 5 को ह्यूमन राइट का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। पदेन सदस्य है, ठीक है, पदेन जैसे अपन पता 7 होते हैं, तो पहले जो थे ये अपने 4 ही थे, फिर इसमें 3 और जोड़ दिए, नेशनल ओबीसी कमीशन, चाइल्ड कमीशन और हैंडीकैप कमीशन के जो हेड होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं एनएचआरसी। टेन्योर 5 से घटा के 3 साल कर दिया गया। 70 साल तो पहले ही था, लेकिन ये 5 से घटा के 3 साल कर दिया, मतलब 3 साल या 3 ईयर्स टेन्योर या 70 ईयर्स एज, जो भी पहले हो जाए वो, दोनों के अंदर, दोनों में कॉमन है ये नेशनल और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, दोनों के अंदर एक ही चीज़ लागू है। फिर रीअपॉइंटमेंट, यस, रीअपॉइंटमेंट से क्या मतलब है? मेंबर के रूप में रीअपॉइंट हो सकता है, मेंबर चेयरमैन के रूप में, या चेयरमैन रीअपॉइंट हो सकता है। डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस एनएचआरसी एचएसआरसी को दे सकती है। सेक्रेटरी होते हैं नेशनल एंड स्टेट लेवल पे, वो जो वर्क करते हैं किसके? चेयरमैन के अंडर में, ना कि पैरेलल। यूटीज़ का जो जुरिडिक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ना कि एनएचआरसी, है ना, किसी भी स्टेट को दे सकती है। कौन, लेकिन देता कौन है? एनएचआरसी नहीं देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ लिख लेना सेंट्रल गवर्नमेंट, बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अंडमान निकोबार का दिया है जैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, वेस्ट बंगाल का जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसको दिया हुआ है जुरिडिक्शन अंडमान निकोबार का, तो दिया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, है ना। यहाँ लिख लेना नॉट इक्वल टू एनएचआरसी, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। एनएचआरसी कहने से नहीं चलती सर स्टेट्स के जुरिडिक्शन, केंद्र सरकार जैसा बोलेगी वैसे। और दिल्ली का जो जुरिडिक्शन है वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास है, समझ गए ना। ऐसे करके ये अपना शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपको एनएचआरसी और एसएचआरसी के बारे में समझाया। ये जो अमेंडमेंट्स हुए इन्हें आप ध्यान में रखो, जिससे कि कॉन्फिडेंस बने। इसके क्वेश्चन देखो, कमीशंस में अगर क्वेश्चन आते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में, वैधानिक आयोग में, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एनएचआरसी के और इसका करस्पॉन्डिंग जो स्टेट में इंस्टीट्यूशन है उसके, है ना। तो ऐसे इसके क्वेश्चंस देखो तो आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं आगे टॉपिक। ओके।